क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC वाली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड न्यू जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही MU जामिया BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11 डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET CVT, पैरामेडिकल, NDA CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां कराते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टॉक्स लाइन टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया था और उसी से बेस करता हुआ न्यूमेरिकल भी कराया था। आज हम लोग करेंगे उसके आगे, इसके आगे का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अप्लीकेबल टॉपिक है। वो टॉपिक जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं बहुत ध्यान से। सबसे पहले दे रखा आइडियल फ्लूइड, आगे जो दे रखा टॉपिक आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड किसको कहते हैं? फ्लूइड तो फ्लूइड होता है, मगर आइडियल का क्या मतलब हुआ? तो आइडियल का जो मतलब दे रखा है कि जो ऐसा एक फ्लूइड जिसके अंदर विस्कोसिटी नहीं होता। क्या? विस्कस यानी चिपचिपाहट नहीं होता। ये ठीक है। ये जब फ्लो करेगा तो स्टीडी फ्लो करेगा, लेमिनार फ्लो होगा। यानी इसमें टर्बुलेंट फ्लो नहीं होता, लेमिनार फ्लो होता है, स्टीडी फ्लो होता है, लेयर बाय लेयर फ्लो होता है। ठीक है। और दूसरा ये दे रखा है कि ये नॉन रोटेशनल, यानी कि ये घूमता नहीं है, सीधा 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 मूव करता जाएगा। कितनी बात सुन में आई? तो ऐसा लिक्विड जिसके अंदर जो नॉन विस्कस होता है, स्टेडी फ्लो होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या? कि वो दबेगा नहीं। ठीक है, अगर दबा के कम करना चाहें तो दबेगा नहीं, जितना है उतना चलता रहेगा। तो इनकम्प्रेसिबल होता है और नॉन इरोटेशनल होता है, यानी कि रोटेट नहीं करता। ऐसे फ्लूइड्स को हम लोग कहते हैं आइडियल फ्लूइड। मैं हेडिंग डालता हूं आइडियल फ्लूइड का। आइडियल फ्लूइड, ठीक है ना? नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड, flowing steadily and is irrotational is known as ideal fluid। ठीक है, ये नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स मूविंग विद स्टीडली और स्ट्रीमलाइन एंड इट इज इरोटेशनल, यानी कि रोटेट नहीं करता, एक जगह घूमता नहीं है, सीधे सीधे चलते रहता है। ऐसे फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। आगे जितने भी हम लोग डराइव करेंगे इन कंसेप्ट को, यानी इस पॉइंट को माइंड में रखेंगे हम लोग कि ये इसमें विस्कोसिटी नहीं होता, कंप्रेसिबल नहीं होता, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, लेयर बाय लेयर होता है, और साथ ही ये इरोटेशनल होता है, यानी कि रोटेट नहीं करता, सीधे लाइन में मूव करते रहता है। ठीक है। इस टॉपिक के बाद अगला जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो हेडिंग डालता हूं मैं और फिर समझाता हूं क्या है ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। को समझाने के लिए मैं थोड़ा एक फिगर ले लेता हूं, एक फिगर बना लेता हूं मैं, फिर उसके बाद बताता हूं। ये एक हमारा पाइप है, ठीक है। यहां पे जो है एक हम लोगों ने इमेजिनरी वाटर का लेयर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यानी एक वाटर का ये लेयर है और इसका एरिया है इसका A1। ये टी टाइम v वेलोसिटी से डेल्टा टी टाइम तक चलेगा। तो ये यहां से
यहां पहुंच गया, यानी यहां तक वाटर जो है इसमें फ्लो किया, इसमें। कितनी बात सुन में? ये पूरा पानी से भरा हुआ है, इधर भी इधर भी, ठीक है। लेकिन हम एक टाइम लेते हैं कि मान लो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ये ए, और यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये A1 है। यहाँ पे जो लिक्विड का फ्लो है उसकी जो अपनी वेलोसिटी है वो V1 है, और डेल्टा टी टाइम में ये यहाँ का जो लिक्विड है मूव करके यहाँ चला जाता है, मूव करते हुए इतने टाइम में इतना दूर चला जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये एक हम लोगों ने सिचुएशन दे रखा है। अब यही पाइप वाटर जो है जब इस पाइप से मूव करेगा, यानी इस वाले पाइप में, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं बी पॉइंट, और यही जो है लिक्विड फ्लो करके ये यहाँ चला जाता है। तो यहाँ पे जो एरिया A2 है, और यहाँ से वेलोसिटी जो ना V2 है, और डेल्टा टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये सभी वाटर से भरा हुआ है। ये कुछ बात समझ में आ रही है? तो कितने पैरामीटर्स हो गए, यानी एक हम लोगों ने एक पाइप है जिसका जो जो स्ट्रक्चर है अलग है, एक जगह वो मोटा पाइप है, एक जगह जाके वो नैरो पतला हो गया है वो। तो जो मोटे वाला एरिया है वहाँ पे हम लोगों ने एक एरिया सेलेक्ट करते हैं, उसको A1 कहते हैं। यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ वाटर होगा वो V1 है, और टी टाइम में यहाँ से जो लिक्विड था वो टी टाइम में यहाँ चला गया, ठीक है। इसको ए था, यहां से यहां तक ए डैश पूरा ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है। इतना वाटर यहां से यहां तक मूव कर गया, ठीक। और सेम वाटर आगे जब चलेगा उतने ही टाइम में अगर लेते हैं यहाँ पे डेल्टा टी टाइम में, तो यहाँ पे एक एरिया जो लेते हैं, यहाँ तो एरिया अलग है, इसको A2 कर दिया। यहाँ पे वाटर की जो वेलोसिटी होगी अलग होगा, V2 है। और यहाँ पे डेल्टा टी टाइम में जितना यहाँ टाइम लिया था उतना ही टाइम में तो ये ज़्यादा जाएगा, क्योंकि नैरो है ना ये, तो वो पानी ज़्यादा जाएगा, तो यहाँ तक पहुँच गया। तो ये बी पार्ट था, और हम लोग यहाँ पे बी डैश ले लेते हैं, ये बी है, ये बी डैश। तो यहाँ से यहाँ तक जो है इतना वॉल्यूम हुआ लिक्विड का यहाँ पे। कितनी बात सुन में? आगे चले। अब क्या बताया कि जितना टाइम यहाँ था उतना ही टाइम में यहाँ से यहाँ तक पानी मूव किया है, यहाँ पे भी उतना ही पानी मूव किया है। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन गिवन टाइम इंटरवल विल बी सेम, द पैरामीटर इज डिफरेंट। क्या मतलब हुआ इसका कि उतना ही टाइम यहाँ पे भी लेते हैं, उतना ही टाइम वहाँ पे भी लेते हैं, तो टाइम तो सेम है, हाँ, लेकिन पैरामीटर में अलग है। क्या कि यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, A1 का वैल्यू ज़्यादा है, वेलोसिटी V1 जो भी होगा V1 होगा, लेकिन यहाँ पे एरिया छोटा हो गया तो वेलोसिटी ज़्यादा भी होगा, V2 ज़्यादा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो पैरामीटर में चेंज हो जाता है, लेकिन टाइम सेम होने की वजह से सेम अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम A to A डैश इज इक्वल टू B to B डैश। जितना डेल्टा टी टाइम में A से A डैश तक वाटर है या फ्लूइड्स है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से B से B डैश तक है। कितनी बात क्लियर, समझ में बात आ गई? आगे चले हम लोग। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा पैराग्राफ लिखता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं। लेट अ नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल liquid flowing from A to A dash and B to B dash in a small time delta t, where the characteristic of fluid is characteristics of fluids are
A1 V1 रो 1, ठीक है, एंड A2 V2 रो 2। कितनी बात सुन में, यहाँ पे A की जगह पे जो एरिया है वो A है, वेलोसिटी V1 है, A1 है, V1 है, और लिक्विड की डेंसिटी जो है ना रो 1 ले लिया, डेंसिटी लिक्विड का। ऐसे ही B की जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, वेलोसिटी A2 है, वेलोसिटी V2 है, डेंसिटी रो 2 ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब सेम अमाउंट ऑफ डेल्टा टी में तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करेगा या लिक्विड फ्लो करेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हम लोग मास निकालते हैं, मास ऑफ फ्लूइड, कितना मास जाएगा, ठीक है ना, मास कैलकुलेट करते हैं। ये डेफिनेशन मिटा दूं मैं, मास ऑफ फ्लूइड इंटर थ्रू ए इन डेल्टा टी। इतना टाइम में मास कितना होगा, मास एट ए पोजीशन में मास कितना हो यहाँ पे। तो मास का फॉर्मूला था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, इसका एरिया है और ये सिलेंडर की तरह एक स्ट्रक्चर बन गया, ये सिलेंडर बन गया ना, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो एल ले लेते हैं, ये हो गया वॉल्यूम, और ये डेंसिटी जो ना रो ले लेते हैं यहाँ पे रो 1। कितनी बात सुन रही, ये पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, ये वाला एरिया होता है, तो इसको ए से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा A1, और ये जो है ना वेलोसिटी V1 डेल्टा टी, इसको जब मल्टी वेलोसिटी को, जैसे वेलोसिटी होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम L/T होता है, और यहाँ डेल्टा टी ले लेते हैं, यहाँ पे डेल्टा टी है तो ये कैंसिल होकर L के बराबर हो जाएगा। तो वेलोसिटी को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो वो डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। तो ये A1 B1 डेल्टा टी, ये रो 1, ये ऐसे आ गया ये। तो यहाँ पे जो फ्लूइड है या लिक्विड है, इसका जो मास है वो है A1 V1 डेल्टा टी रो 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। कितनी बात सुन में, ठीक। चूंकि ये लिक्विड जो है नॉन विस्कस है, यानी कि स्पीड में कम बेसी नहीं होगा, सब जो लिक्विड जाएगा सेम स्पीड से जाएगा। दूसरा, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब बिल्कुल बराबर, यहाँ से जितना जा रहा है वो आगे वैसे उसी हिसाब से जाएगा, इक्वल हिसाब से जाएगा। तो यहाँ पे जो मास होगा, ये मास भी इसी मास के बराबर होगा डेल्टा टी टाइम में। तो मास इन सेक्शन बी, ठीक है ना, मास ऑफ फ्लूइड इन सेक्शन बी, ये वाला बी पार्ट में कितना मास होगा वो निकालते हैं डेल्टा टी में, टी टाइम में। मास ऑफ फ्लूइड इन सेक्शन बी इन डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम में कितना मास होगा, तो इसका हम लोग मास ऑफ बी ले लेते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एरिया A2 V2 डेल्टा टी रो 2, ये दूसरा नंबर इक्वेशन कर दिया। कितनी बात सुन में, ये दूसरा नंबर इक्वेशन कर दिया। अगर यहाँ पे क्या बताते हैं कि ये जो मास होगा इतना डेल्टा टी टाइम में, जो यहाँ मास होगा डेल्टा टी में उतना ही मास यहाँ पे भी होगा, कंटिन्यूटी के हिसाब से। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या बताया कि जितना मास हमारा यहाँ होगा डेल्टा टी टाइम में मूव कर रहा होगा, ठीक उतना ही मास वहां पे भी होगा, लेकिन क्या फर्क है कि यहाँ पे इसकी जो ये है इसके कम होगी, यहाँ ज्यादा होगा, क्योंकि ये नेरो है ना, तो वो ज्यादा सिलेंडर का लेंथ लेना पड़ेगा। यहाँ एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा, यहाँ एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होता है, यहाँ लेंथ ज्यादा हो जाएगा इसका, दोनों मिला के। अब जैसे ये कह सकते हैं कि मान लो, इसको समझने के लिए मैं एक दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ, कि मान लो एक आदमी दिन भर में
जितना काम करता है ऐसे 3 बच्चे मिलके काम करेंगे, ठीक है ना। तो एक आदमी जितना काम करेगा 3 बच्चे को लगा दो उतना काम कर लेगा, लेकिन नंबर के हिसाब से आदमी तो एक ही हुआ लेकिन लड़के 3 हुए, है ना। ऐसे ही बताया कि अगर ये चौड़ा है तो यहाँ पे जो सेक्शन जितना वाटर जा रहा है वो छोटा सा ही दिख रहा है कि इतना ही लेंथ है, क्योंकि ये चौड़ा पाइप है, यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है, वाइडनेस ज़्यादा है, मगर यहाँ पे जो है ना लेंथ बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये नैरो पाइप है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पानी जाएगा टी टाइम में ये इतना वाटर होगा, इसका लेंथ ज़्यादा होगा, यहाँ लेंथ कम होगा, ठीक है। और ये दोनों मास बराबर होंगे, ठीक। जब इन दोनों मास को इक्वेट करेंगे ये फॉर्मूला तो फिर क्या होगा, तो हम लोग दिखाते हैं मास एट ए इज इक्वल टू मास एट बी। मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा, इसे मिटा के नीचे करता हूं मैं। हेयर मास एट ए इज इक्वल टू मास एट बी, तो ये है A1 B1 डेल्टा टी रो 1 इज इक्वल टू A2 B2 डेल्टा टी रो 2। डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे रो 1 रो 2 जो ना डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, लेकिन वो तो जो फ्लूइड है जो यहाँ है वही यहाँ है, दोनों सेम लिक्विड है तो उसकी डेंसिटी बराबर होंगे। अब वैसे भी ये इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है कि यहाँ पे जितना इसकी कंप्रेसिबिलिटी थी सेम उतना ही यहाँ पे भी कंप्रेसिबिलिटी थी, यहाँ पे जितनी डेंसिटी थी उतना ही डेंसिटी यहाँ पे भी होगा। तो जब इनकम्प्रेसिबल होता है उसकी डेंसिटी हर जगह बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो रो 1 है और रो 2 है ये भी इक्वल है, रो 1 इज इक्वल टू रो 2 इज इक्वल टू रो, सेम लिक्विड है ना तो उसकी डेंसिटी बराबर आएगी, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, ये हमारा रिलेशन आएगा। क्या समझ में आया कि यहाँ पे जितना एरिया और वेलोसिटी है इसका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे भी जितना एरिया और वेलोसिटी है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर कहीं और लेते तो वहां पे भी एरिया एंड वेलोसिटी बराबर आता है। इसका मतलब ये है कि किसी पाइप में या किसी ट्यूब में एक नॉन विस्कस स्ट्रीमलाइन इनकम्प्रेसिबल वाटर जब फ्लो करता है तो ऐसे कंडीशन में प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट रिमेन सेम एट एवरीवेयर। यानी ये जो वेलोसिटी है इसका जो एरिया है इसका जो प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे एरिया एंड वेलोसिटी जो प्रोडक्ट है आगे कोई और हुआ तो उसका भी प्रोडक्ट हर जगह बराबर होते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं, ये इसके आगे ले लेते हैं हम लोग कांस्टेंट होगा ये, और या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बी इज कांस्टेंट। क्या मतलब ये कि ये जो एरिया है और ये जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है ये कांस्टेंट रहेगा, और इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। इसे कहिए ये हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाता है। क्या मतलब हुआ कि अगर हम 2 जगह यहाँ लिया था, अगर हम लोग 3 जगह लेते तो अगर 3 जगह लेते तो A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 इज इक्वल टू A3 B3, जितनी जगह लेना है वो उतनी जगह ये सब बराबर ही आएंगे ये। तो इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन to the velocity of the fluid in a pipe is remain same at everywhere, हर जगह वो सेम आता है प्रोडक्ट निकालेंगे तो। अब क्या बताए कि जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होगा, और जहां पे एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगा। कितनी बात सुन में, जैसे हम लोग देखा होगा लॉन में पानी डालते हैं, लॉन में पानी डाल रहे पाइप से, तो पाइप की एक एरिया होता है, हम लोग लॉन में डाल रहे होते हैं। मान लो हमारा एक दोस्त रोड पे आ रहा है और वो आवाज आया वो क्या कर रहे पानी, यही करता रहेगा जिंदगी भर, तो हमें थोड़ा आया तो हमने उसको पानी से भिगाएंगे। कैसे भिगाएंगे, ये जो पाइप है इसका तो पानी उतना दूर जाएगा ना, तो इसके सामने जो हेड होता है उसको ऐसे थोड़ा सा दबाएंगे, जैसे इसे दबाएंगे पानी तेजी से निकलेगा। तो क्या हुआ, हमने एरिया जब कम किया ना तो वेलोसिटी बढ़ गया, अब वेलोसिटी बढ़ गया तो दूर जाके गिरने लगा, फिर वो हमारा दोस्त जो है ना सर्दी में पानी पानी हो जाएगा। फिर कमेंट मारो हमें, फंस गए ना, एक कनकनाती हुई ठंड में ऐसे जगह स्वेटर भी ऊपर से पानी से भीग भी गए,
कितनी बात समझ में आई? तो क्या बताया कि ये हमारा एक एग्जाम्पल हमने बताया आपको समझने के लिए कि जैसे हम लोग पाइप के जो है ना, अगर नैरो कर देते हैं, कम कर देते तो दूर तक पानी जाता है, क्योंकि इसका स्पीड बढ़ जाता है एरिया कम होने की वजह से। ठीक है, तो इसका बहुत सारे एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आगे चले नोट कर लीजिए इसको, आगे चलते हैं। ठीक है, इसे मैं मिटाता हूं। एक यहाँ पे एक कंसेप्ट दे रखा है, इसका जो है कि समंदर के अंदर या रिवर के अंदर जो डेप्थ जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ के पानी का स्पीड स्लो होता है। एक सवाल बहुत कॉमन है, अक्सर पूछते रहते हैं कि समंदर के नीचे जितना नीचे जाएंगे उतना पानी का स्पीड कम, फ्लो ऑफ वाटर के जो स्पीड है वो कम होते जाता है, वो कैसे होता है? तो इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज़ करके। ठीक है ना, इसे हम यूज़ करते हैं और दिखाते हैं कि समंदर के गहराई में पानी का स्पीड कम क्यों होता है। ठीक है, मिटा दूं मैं, एक फिगर बनाऊंगा समझाने के लिए। ठीक है ना, ठीक है, मैं ये एक फिगर बनाया है। क्या हम बता रहे हैं कि जैसे एक रिवर है तो ऊपर में पानी फ्लो कर रहा है, तो नीचे जाएंगे तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे गहरा होता जाएगा। मान लो एक पॉइंट पे गहराई जो है ना, डेप्थ जो है ना D1 है, पानी फ्लो करते जाएगा। दूसरे पॉइंट पे जब जाते हैं तो वहाँ गहराई ज़्यादा है पानी की, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गहरा है, तो वो नीचे यहाँ जाते जाते ये पानी नीचे गहरा हो गया। ये नीचे की तरफ देखा तो ये सरफेस से इतना डेप्थ में है। कितनी बात समझ में आई है? तो जहाँ पे जैसे पानी एक जगह गहराई कम है तो उसका तो रिवर का विड्थ तो है, ये बी विड्थ ऑफ द रिवर हो गया और ये डेप्थ ऑफ द रिवर हो गया। तो यहाँ गहरा कम है तो यहाँ पानी का स्पीड जो भी होगा वो तो है ही है। लेकिन जैसे आगे बढ़ते तो पता चला कि गहराई ज़्यादा होते गया। जब गहरा ज़्यादा होता जाएगा तो विड्थ उतना ही है रिवर का, चौड़ाई उतनी ही है, मगर गहराई बढ़ गया। यहाँ पे गहराई बढ़ गया, ये डेप्थ बढ़ गया। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से जितना वाटर यानी जो प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी होगा, यहाँ पे सेम एरिया इनटू वेलोसिटी इधर भी होगा। प्रोडक्ट ऑफ area and velocity at a point will be equal to area product of area and velocity of another point। यानी यहाँ पे जितना एरिया का और वेलोसिटी का, जैसे मान लो यहाँ पे जो वाटर फ्लो कर रहा है इसकी वेलोसिटी जो है ना v1 है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये v2 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी क्या आएगा, ये A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये यहाँ पे A1 ले लो, यहाँ 2 ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे ये है एरिया, यानी इसका जो एरिया इसको कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, या ये ब्रेथ है ये डेप्थ है, ऐसे निकालेंगे ना भाई। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा A की जगह पे ये B इंटू D1 और ये V1 तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी एरिया निकालेंगे तो ये तो ब्रेथ है और ये डेप्थ है, डेप्थ ज्यादा है यहाँ पे, तो ये B इंटू D2 B2। यहाँ पे ये सॉरी ये V2 है, सॉरी ये V2 है, ये V2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे B2 आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में, ये तो अब देखिए ये ब्रेथ तो यहाँ पे भी रिवर का विड्थ इतना ही था, यहाँ पे भी इतना ही था, दोनों जगह विड्थ बराबर था, तो ये B से B कैंसिल हो जाएगा। कितनी बात सुन रहे हैं? अब यहाँ पे D1 V1 इज इक्वल टू D2 B2 आएगा। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, D2 इज ग्रेटर देन D1, यहाँ पे जो डेप्थ है ये ज्यादा है इससे, तो जाहिर है जब ये ज्यादा होगा देन V1 विल बी ग्रेटर देन V2। देखिए D2 ज्यादा है D1 से, तो फिर V1 ज्यादा होगा V2 से, यानी V1 की वेलोसिटी ज्यादा होगा V2 से, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये ज्यादा होगा यहाँ के कंपेयर में, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगा। अब जैसे इसको ये समझ में बात आ रही है, जैसे मान लो ये है हम लोग डेप्थ जो है हम लोग ले लेते हैं 4, कितना लेते हैं डेप्थ 4, और वेलोसिटी ले लेते हैं 3। कितनी बात सुन में, अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो डेप्थ बढ़ गया, डेप्थ वहां पे ज्यादा हो गया, तो 4 से तो ज्यादा ही होगा डेप्थ। तो अगर मैं डेप्थ को 6 ले लूं, ठीक है, यहाँ जब डेप्थ 4 था तो वेलोसिटी 3 था, 12 हो जाएगा ये,
अब मान लो यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा तो हमने 6 ले लिया, तो अब कितने से मल्टीप्लाई करूंगे कि ये 12 हो जाए, क्योंकि ये तो इक्वल है ना ये, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 जो ना वेलोसिटी होगा, तो यहाँ वेलोसिटी कितना था 3, तो यहाँ वेलोसिटी कितना है 2, डेप्थ बढ़ा है तो वेलोसिटी घट गया। कितनी बात समझ में? तो इसी तरह से बताया क्या कि जहां पे डेप्थ ज्यादा होता है वहां वेलोसिटी कम होता है, और जहां पे डेप्थ कम होता है वहां वेलोसिटी ज्यादा होता है। हम लोगों ने किस कंसेप्ट से बताया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से। कितनी बात समझ में? तो जो रिवर होते हैं, समंदर होते हैं, जहाँ पे गहराई ज़्यादा होता है वहाँ पे वाटर के जो स्पीड होता है ये वो स्लो होता है, कम होता है, और जहाँ गहराई कम होते हैं वहाँ स्पीड ज़्यादा होता है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया ये? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे मैं बताता हूँ एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, यानी एक आइडियल फ्लूइड जो फ्लो करेगा उसमें कौन कौन सी एनर्जी होती है और क्या उसका रिलेशन होता है। ओके, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां तक समझ में आ गया ना? नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड व्हेन देयर इज स्टेडी फ्लो। ठीक है ना? तो स्टेडी फ्लो होगा तो उस वक्त कौन कौन सा एनर्जी होगा, कितना एनर्जी होगा एक फ्लूइड का, तो वो हेडिंग डालते हैं एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड। एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड ऑफ स्टेडी फ्लो। ठीक है ना? यानी फ्लूइड जो है ना स्टेडी फ्लो है, तो इसमें कौन कौन सा एनर्जी होगा। तो बताया कि जब भी कभी कोई लिक्विड स्टेडी फ्लो में होगा, नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल होगा, तो उसमें 3 तरह के एनर्जी होंगे। एक होगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक, दूसरा होगा पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा होगा प्रेशर एनर्जी। कितनी बात में? तो जब भी कभी एक हम नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो लिक्विड लेते हैं तो उसमें 3 तरह का एनर्जी होता है। वो पहले को हम लोग बोलते हैं इट हैज 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, second is potential energy, and third is pressure energy। ठीक है, इसमें 3 तरह के एनर्जी होंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। हम लोग काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो जानते हैं हम लोग, एनर्जी इन अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। एनर्जी इन अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। और काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, बचपन से हम लोग जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को कई तरह से लिख सकते हैं हम लोग, अलग अलग हेडिंग के अंडर में। तो यहाँ पे जैसे दे रखा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी को मास से डिवाइड कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एम, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, हाफ वी स्क्वायर, ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, वेट क्या आ जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी को वेट से यानी m इंटू जी से डिवाइड कर देते हैं, तो
तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और वेट होता है एम इंटू जी, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2g, ये कहलाता है, ये रिलेशन आता है। इसको वेलोसिटी हेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वेलोसिटी हेड, इसी को कहते हैं वेलोसिटी हेड, वी स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी पर वेट को वेलोसिटी हेड भी कहते हैं इसको। कहाँ तक समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी होता है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, वो वी स्क्वायर वेलोसिटी है, नीचे वॉल्यूम है, और ये जो है मास, ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो ये हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर। तो ये हमारे कई तरीके काइनेटिक एनर्जी को लिखने का, एक लिखते हम लोग काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, दूसरा लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, तीसरा हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और एक तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते ही जानते हैं। यहां तक समझ में आ गया? ठीक। ऐसे हम लोग लेते हैं सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का तो जानते हैं डेफिनेशन, एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। पोजीशन मतलब अर्थ से कितने हाइट पे है, तो जो एनर्जी हाइट के हिसाब से होता है वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो हम यहाँ लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, हेडिंग डालते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा नंबर पोटेंशियल एनर्जी। क्या दे रखा है? एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, पोजीशन की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ये तो जानते ही हम लोग बचपन से, कितनी बात सुन में। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास निकाले तो फिर इसी तरह से करेंगे। तो अगला जो कर रहे हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी को मास से डिवाइड कर देंगे, mgh को मास से डिवाइड कर देंगे, मास कैंसिल हो जाएगा, gh बच जाएगा। ये ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट से लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये पोटेंशियल एनर्जी को m इंटू जी से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। mgh को mg से डिवाइड कर दो, mg कैंसिल हो जाएगा, ये h आ गया है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल हेड। जैसे इसको कैसे वेलोसिटी हेड बोल रहे थे, ऐसे इसको बोलेंगे पोटेंशियल हेड। पोटेंशियल हेड जो ना एच के बराबर हो जाता है। इसी तरह से अगला ले लेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? mgh अपॉन v। ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा? डेंसिटी। तो इसी को लिख सकते हैं रो gh भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये दे रखा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ कहाँ समझ में आया? ये था काइनेटिक एनर्जी, ये था पोटेंशियल एनर्जी। अलग अलग तरीके से हम लोग उसको बता सकते हैं, पर यूनिट मास, पर यूनिट वेट, पर यूनिट वॉल्यूम से दिखा सकते हैं। अब आए प्रेशर एनर्जी, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं प्रेशर एनर्जी बताता हूँ। आगे चलते हम लोग, अगला देखते हैं प्रेशर एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए मैं एक पहले फिगर बनाता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक फिगर बनाया, क्या है ये कि एक लिक्विड लेते हैं, जैसे हमारा नॉन विस्कस आइडियल फ्लूइड लेते हैं, और यहाँ पे जैसे जैसे डेप्थ पे जाते हैं प्रेशर बढ़ते जाता है। यहाँ पे एक हम लोगों ने पाइप ले रखा है, यहाँ पे जो प्रेशर होगा ये P जो है ना H रो G के बराबर होगा, है ना। पीछे कर रखा हम लोगों ने। इतना प्रेशर इधर भी चारों तरफ लग रहा होगा। तो यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन है, ये एक
पिस्टन है, मूवेबल है, मूव कर सकता है ये, तो इस पे इतना प्रेशर इधर से अंदर से लग रहा होगा, इतना प्रेशर H रो G के बराबर। मगर ये पिस्टन को हुक में बंद करके रखा गया है, जैसे यहाँ पे हुक लगा रखा है, ये हुक पे रुका हुआ है। कितनी बात समझ में? जैसे ये हुक लगाएंगे, ये जो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये पिस्टन मूव कर जाएगा, और मूव करके ये पिस्टन मान लो यहाँ तक चला गया, और ये पूरा लिक्विड से इसमें भर गया, ये यहाँ तक मूव किया। ठीक, तो जब पिस्टन यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो कितना वर्क डन किया? वर्क डन ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर की वजह से कितना वर्क डन हुआ वो निकालने जा रहे हैं हम लोग। कितनी बात समझ में आई? ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर? क्या लिखेंगे? ये हमारा तो स्ट्रक्चर दे रखा, लेकिन हम लोग लिखेंगे वर्क डन ड्यू टू प्रेशर इज इक्वल टू, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितनी बात समझ में? यहाँ पे जो है ना प्रेशर के लिए, ये कंटेनर के बारे में थोड़ा सा बताना हमें है कि वी आर टेकिंग अ कंटेनर हैविंग आइडियल फ्लूइड एंड पिस्टन इज देयर एट अ डेप्थ ऑफ H, at a depth of H. So there is a pressure P which is acting on the piston. When the piston is released, it start to move and it moves at a distance of X. ठीक है, तो इतनी छोटी सी बातें हैं जो थोड़ा इस फिगर को डिस्क्राइब करना हमें। एक बार फिगर को डिस्क्राइब कर देंगे, फिर उसके बाद ये चीज़ हमारा आ जाएगा। तो डिस्क्राइब तो लिख ही सकते हैं आप, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर में लिख लीजिएगा, यहाँ मैं बता देता हूँ। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे? X डिस्प्लेसमेंट हमारा, और फोर्स कितना लग रहा है, तो हमें पता है कि प्रेशर कैसे निकालते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया को इधर करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो हम लोग फोर्स की जगह पे प्रेशर इनटू एरिया, इसका एरिया, ये जो पिस्टन है इसका एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये एरिया हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये X डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये एक सिलेंडर है, यहाँ से यहाँ तक इस तरह का एक सिलेंडर बन गया, तो एरिया इनटू ये X डिस्टेंस, यानी कि ये वॉल्यूम के बराबर होगा, A इंटू एक्स V के बराबर हो जाएगा, तो ये P इंटू B हो गया। एरिया ऑफ दिस, यानी ये पिस्टन है, जैसे एक सिलेंडर होता है, तो इसका एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोगों ने A इंटू एक्स वॉल्यूम कर दिया ये। तो कितना वर्क डन हो गया? वर्क डन ड्यू टू प्रेशर P इंटू V। ठीक है, ये तो हम लोगों ने किया भी है गैस में, केमिस्ट्री के अंदर किया है हम लोगों ने, वर्क डन ड्यू टू थर्मोडायनेमिक्स में कर रखा हम लोगों ने। ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन ड्यू टू प्रेशर हो गया। अब हम लोग अगर निकालना चाहते हैं वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? जैसे हम लोग निकाला था ना अभी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वेट, ऐसे निकाला था, उसी तरह से इसको भी करने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग निकालते हैं पहला प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास ले लेते हैं, पर यूनिट मास। ठीक है, तो ये जो है वर्क डन जितना होता है, क्या बताएगा कि जितना वर्क डन करेंगे हम लोग प्रेशर की वजह से, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इस वाला जो वॉल्यूम में लिक्विड है इसके अंदर स्टोर हो जाता है। सो प्रेशर एनर्जी इज स्टोर्ड इन पोटेंशियल, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द फ्लूइड ऑफ वॉल्यूम V। ये जो V वॉल्यूम है, ये किसका वॉल्यूम है? इसका वॉल्यूम है हमें, तो इसमें जो है वो एनर्जी स्टोर हो जाता है। यहाँ पे एक मैं पॉइंट लिख देता हूँ, ये पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस वर्क डन इज द एनर्जी stored in the volume V। इसमें हमें ये जो वर्क डन है इस वॉल्यूम में स्टोर हो जाएगा, वॉल्यूम V में। कितनी बात सुन में? यहाँ तक समझ में आ गया ये?
तो इसमें ये वॉल्यूम में स्टोर हो जाएगा। अब वो जो एनर्जी है वो हम लोग प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास ले रहे हैं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। तो क्या होगा, ये पीवी को हम लोग ले लेंगे, पीवी को मास से डिवाइड कर देंगे, मास को मास से डिवाइड कर देंगे। ये हम लोग इसको ऐसे कर सकते, लिख सकते हैं, ये देखिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, पी और ये नीचे m अपॉन वी कर दिया, ये वॉल्यूम को उलट दिया। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो P अपॉन रो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, P अपॉन रो ऐसे लिख दिया। ये हमारा हो गया प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। दूसरा लेते हैं हम लोग प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, तो ये जो होगा पीवी है, ये प्रेशर एनर्जी हमारा, ठीक है, इसको वेट से यानी m इंटू जी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। इसको m से करेंगे तो ये जो ना v को नीचे ला लेते हैं, तो p m अपॉन v, ये g रहेगा, m अपॉन v डेंसिटी हो जाएगा, तो p रो g, ठीक है। और इसको हम लोग कहेंगे प्रेशर हेड, क्या कहेंगे इसको, प्रेशर हेड, ठीक है ना। जब कभी हम लोग, आप याद ही है आप लोग को, जब हम लोग मास से डिवाइड, वेट से डिवाइड करते हैं तो याद होगा वेलोसिटी हेड कहला रहा था, पोटेंशियल हेड कहला रहा था वो, ऐसे इसको हम लोग प्रेशर हेड कहते हैं हम लोग। प्रेशर हेड का फॉर्मूला P अपॉन रो जी। अब अगर पर यूनिट वॉल्यूम निकाले, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहां लिख देता हूं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो पीवी को वी से डिवाइड करते हैं, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, ये पी आ जाएगा। और इस पी को हम लोग कहते हैं एक्सेस ऑफ प्रेशर, क्या बोलते हैं इसको, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, इसका ये नाम देते हैं हम लोग। एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि इतना प्रेशर ज्यादा है, इधर का प्रेशर जो है ज्यादा है उधर के प्रेशर के कंपेयर में, मतलब यहाँ पे जो है प्रेशर लग रहा होगा ना, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, है ना। हम लोगों ने पीछे किया है, जहां ओपन एज होता है, ओपन सरफेस होता है, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्लस इतना डेप्थ की वजह से लग रहा है, लेकिन ये वाला प्रेशर जो ना ज्यादा है, एक्सेस प्रेशर है, जिसकी वजह से ये उधर मूव कर रहा है। एक्सेस प्रेशर का क्या मतलब हुआ कि ये अंदर जो है प्रेशर बाहर के कंपेयर में ज्यादा है, जिसकी वजह से ये पिस्टन जो है बाहर की तरफ मूव किया है, और उतने ही देर तक मूव किया है जब तक कि इनर और आउटर प्रेशर बैलेंस नहीं हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेस ऑफ प्रेशर है, जिसकी वजह से ये अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहा है। ये उतने ही दूर तक मूव करेगा जब बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर बैलेंस हो जाएगा, इसीलिए वो जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स लिया गया है, ठीक है। इससे आगे भी तो जा सकता था, लेकिन आगे इसलिए नहीं जा रहा है कि अंदर का जो प्रेशर था, एक्सेस प्रेशर जितना ज़्यादा था, वो बाहर वाले प्रेशर से वॉल्यूम बढ़ने की वजह से बैलेंस्ड हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे आके रुक गया, ठीक। तो इसको एक्सेस ऑफ प्रेशर भी कहते हैं। कितनी बात समझ में आई। तो क्या समझ में आया कि एक आइडियल फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा होता है तो उसके अंदर कितने तरह के एनर्जी होते हैं, तीन तरह का, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड प्रेशर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का दिखाया हमने, पोटेंशियल एनर्जी का दिखाया, प्रेशर एनर्जी का भी दिखाया है, पर यूनिट मास, पर यूनिट वेट, पर यूनिट वॉल्यूम भी दिखाया उसका। अब ये जो रिलेशन हमने निकाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे आ रहा है बर्नौलीज थ्योरम, अगला क्लास में मैं कराऊंगा, और बर्नौलीज थ्योरम में इसका यूज है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन बहुत अच्छा है और बहुत ही अपना यानी प्रैक्टिकल कंसेप्ट है वो। तो अगर उस कंसेप्ट को समझना चाह रहे हैं तो ये जितना मैंने आज पढ़ाया है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, और ये प्रेशर एनर्जी और बाकी एग्जाम्पल वगैरह, ये सब रिवीजन कर, वैसे तो सभी रिवीजन करना, अगर नीट जेई को देना है तो आपको तो सभी रिवीजन करना है, मगर अगले कंसेप्ट को समझने के लिए ये वाला बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। तो वो बच्चे जो नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जो बच्चे पहली दफ़ा हमारा वीडियो देख रहे हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर चाहते कि इस तरह का कंटेंट आपको कंटिन्यू मिलता रहे,
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। साथ ही वो बच्चे जो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो तो कर ही ले, क्योंकि उन्हें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और आने वाले दिन में जो बच्चे नीट जेईई की तैयारी देंगे, जो बच्चे 8, 10, 10 में हैं और आने वाले दिनों में नीट जेईई की तैयारी करेंगे, वो भी सब्सक्राइब कर लें। उन्हें नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में उनको कंटेंट, प्रोग्राम, क्या-क्या चल रहा है हमारे यहाँ वो सब पता चलता रहता है, चलेगा, आपको चलता रहेगा। और आप जिस चाहे जैसे चाहे वैसे जहाँ चाहे वहाँ जॉइन कर ले। 8th में जॉइन करना चाहे 8th में कर ले, 9th में करना चाहे 9th में कर ले, 10th में, या फिर उसके 11th 12th में जाके करे, जैसे भी चाहे। हमारे पास ड्रॉपर बैच भी चलता है, ड्रॉपर का भी प्रोग्राम चलता है, तो आप चाहे जहाँ जिस समय में आपको लगता हो वहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।